हेलो, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हमने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे, इसकी संरचना और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में, और साथ में इसका जो डायग्राम है, इसका जो चित्र है वो भी हम देखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, हार्ट का, हृदय का। चार कक्ष उपस्थित होते हैं हृदय में। ऊपर वाले दो कक्ष हैं उनको बोला जाता है आलिंद, और नीचे वाले जो दो कक्ष हैं उनको बोला जाता है निलय। दो आलिंद उपस्थित होते हैं और दो निलय उपस्थित होते हैं। ये जो भाग है ये है दायां भाग, और ये भाग है, इसको बोला जाता है बायां भाग। आपको ये जो नलिका दिखाई दे रही है, ये जो वाहिनी दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है महाशिरा। ये जो नली दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है फुफ्फुसीय धमनी। इस नलिका को बोला जाता है फुफ्फुसीय शिरा। जो आपका आलिंद है उसको निलय से अलग करने के लिए एक छोटा सा कपाट उपस्थित होता है, वाल्व उपस्थित होता है। इसको बोला जाता है त्रिवल्नी। त्रिवल्नी कपाट या वाल्व भी बोल सकते हैं इसको। इसका दूसरा नाम होता है, या तो इसको त्रिवल्नी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोला जाता है, या इसको दायां एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाता है। इन दोनों के बीच में भी एक पर्दा कार्य करता है जो इस रक्त को इसमें वापस विपरीत दिशा में जाने से रोकने का काम करता है। इसको बोला जाता है द्विवल्नी कपाट या वाल्व भी बोल सकते हैं अपन इसको, और इसी का दूसरा नाम होता है बायां एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये इसकी मेन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। चार कक्ष उपस्थित होते हैं। ऊपर वाले दो को आलिंद बोला जाता है, नीचे वाले दो कक्षों को निलय कहा जाता है। ये महाशिरा कहलाती है। ये वाली जो नली है वो फुफ्फुसीय शिरा कहलाती है। ये वाली नली फुफ्फुसीय धमनी कहलाती है, और ये वाली जो नली है इसको बोला जाता है महाधमनी। इन दोनों के बीच में जो पर्दा कार्य करता है उसको बोलते हैं त्रिवल्नी कपाट या त्रिवल्नी वाल्व। इन दोनों के बीच में जो पर्दा कार्य करता है उसको बोला जाता है द्विवल्नी कपाट। इसका दूसरा नाम होता है बायां एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, या माइट्रल भी बोला जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको माइट्रल भी कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है। तो इनको तीन नामों से हम जानते हैं। अब ये हो गया इसका डायग्राम। पहला, जब भी आपको क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहला आपको डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको इसकी संरचना बतानी है। तो डायग्राम आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं वैसे थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ ताकि आप संरचना है वो आसानी से लिख सको। सबसे पहले क्या होता है, जो आपके शरीर के अंग है वहाँ से अशुद्ध रक्त, जैसे ऑक्सीकरण हो गया, भोजन का ऑक्सीकरण हो गया, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाकर मिलेगी? रक्त में मिलेगी। वो रक्त महाशिरा के द्वारा आपके दाएं आलिंद में जाता है। दाएं आलिंद में जैसे ही जाएगा, जैसे ही दायां आलिंद पूरा फिल हो जाएगा, भर जाएगा,
तो इसमें संकुचन होगा। संकुचन होते ही ये जो वाल्व है ये खुल जाएंगे, इनके खुलते ही ये सारा का सारा रक्त है वो कहाँ आ जाएगा, दाएं निलय में आ जाएगा। जैसे ही ये दायां निलय पूरा भर जाएगा तो इसमें वापस से संकुचन होगा और यहाँ से वो सारा जो अशुद्ध रक्त है वो सारा का सारा फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा किस में जाकर पहुँचेगा, जो आपके लंग्स है, फेफड़े है, वहाँ तक जाएगा। और फेफड़ों में जाते ही कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या कर दिया जाता है, जो आपकी श्वास है उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन है वो इस रक्त में मिला दी जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलते ही ये रक्त शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध रक्त को उसके बाद में लंग्स यानी फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा दाएं बाएं आलिन तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिन तक पहुंचाया जाता है। जैसे ही ये वापस से पूरा भर जाएगा, भरते ही इसमें संकुचन होगा। संकुचन होते ही ये सारा का सारा रक्त है वो बाएं निलय में चला जाएगा। बाएं निलय जब पूरा भर जाएगा तो इसमें वापस संकुचन होगा और संकुचन होते ही ये सारा रक्त है वो महाधमनी के द्वारा सभी जो शरीर के अंग है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। ये शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन उपस्थित है, बॉडी के अंग है, जो शरीर के अंग है वहाँ तक जाएगा। वापस से जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वो पूरी होगी, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसको और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में मिलाया जाएगा, वो वापस से हृदय में आएगा, हृदय से हो जाएगा फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस से हृदय में आएगा और हृदय से वापस से शरीर में जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है वो रेगुलर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। अब आपने सुना होगा कि जो हृदय की धड़कन है उसमें 2 बार आवाज़ आती है। वो 2 बार आवाज़ क्यों आती है, रक्त है वो हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। एक बार यहाँ से गया और दूसरी बार यहाँ से होकर गुजरेगा, तो 2 बार गुजर रहा है। तो ये जो शरीर है, ये जो हृदय है, इसमें जो संचरण हो रहा है वो 2 तरह का हो रहा है। पहला संचरण फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा और फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा हो रहा है। देखो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से आएगा, इसका मतलब फेफड़े काम में लिए जा रहे हैं, तो उस संचरण को बोला जाता है फुफ्फुसीय संचरण, मतलब फेफड़ों के द्वारा संचरण। और दूसरा संचरण है वो शरीर के अंगों तक जा रहा है। देखो यहाँ से शरीर के अंग में गया और यहाँ से शरीर के अंग से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है वो लंग यहाँ से महाशिरा के द्वारा हृदय में आया, तो ये शरीर के द्वारा हो रहा है। तो दूसरे तरह को बोला जाता है दैहिक संचरण। एक तो होता है फुफ्फुसीय संचरण और दूसरा होता है दैहिक संचरण। जो फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा होता है उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय संचरण, और जो महाधमनी और महाशिरा के द्वारा होता है उसको बोला जाता है दैहिक संचरण। तो 2 बार होकर रक्त इसमें से गुजरता है तो लब डब की आवाज़ आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हृदय की धड़कन बोलते हैं। अब इसमें से होकर 2 बार गुजर रहा है, इसी वजह से जो मनुष्य होते हैं उनके लिए बोला जाता है कि उसमें कौन से प्रकार का परिसंचरण होता है, द्विसंचरण प्रकार का परिसंचरण तंत्र प्रेजेंट होता है। द्वि मतलब 2 बार, हृदय में से होकर 2 बार रक्त वो गुजरता है, इस वजह से द्विसंचरणात्मक परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य में। ये आपका इसका डायग्राम पूरा हो गया है। अब अपन इसकी संरचना देखते हैं। तो संरचना में आपको क्या क्या लिखना है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ है हार्ट के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं हृदय में संरचना, डायग्राम के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है संरचना में सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि यह लाल रंग का मांसपेशीय अंग है। इसका रंग है वो लाल रंग होता है। इसका आकार मुट्ठी जितना होता है। हमारी जो मुट्ठी हम बंद करते हैं, इसका आकार मुट्ठी के जैसा होता है। हम मुट्ठी बंद करेंगे बस उतनी ही साइज इसकी होती है। नंबर 3, इसके चारों तरफ एक झिल्ली उपस्थित होती है।
जिसे हृदयावरण कहते हैं। वैसे अपन एक शब्द में बोले तो हृदय का कार्य क्या होता है? यह रक्त को पंप करने का कार्य करता है। रक्त को पंप करने का काम है वो हृदय का होता है। चलो आगे देखते हैं। इसमें एक चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। जो हृदय है उसके चारों ओर एक कवर पाया जाता है, उस कवर को बोला जाता है हृदयावरण। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, हृदयावरण में एक द्रव्य भरा हुआ होता है जिसे हृदयावरणी द्रव्य कहा जाता है। एक द्रव्य भरा हुआ रहता है जिसको हृदयावरणी द्रव्य कहा जाता है, और यह हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, वही चीज़ अपन गुब्बारे में कुछ पानी भरेंगे और इधर कोई भी चीज़ हमने रख दी, जब हमारे चोट लगेगी हम गुब्बारे पे मारेंगे तो उसका असर उस रखी हुई चीज़ के ऊपर नहीं होगा। ठीक वैसे ही हृदय के चारों ओर एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली पाई जाती है, उसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है, द्रव्य भरा हुआ रहता है। तो बाहर से अगर चोट लग रही है तो वो चोट लगेगी तो उस द्रव्य के कारण उसका असर हृदय पर नहीं हो पाता है। तो बाहरी आघातों से रक्षा करने का काम किसका होता है? हृदयावरणी द्रव्य का होता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नंबर 5 पॉइंट। हृदय को 4 कक्षों में बांटा गया है। 2 आलिंद व 2 निलय। आगे चलते हैं, नंबर 6 पॉइंट। अपन महाशिरा महाधमनी उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन वाल्व ले लेते हैं। दायां आलिंद दाएं निलय से त्रिवलनी वाल्व या कपाट भी बोल सकते हैं अपन, त्रिवलनी वाल्व के द्वारा जुड़ा होता है। यह रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि जो वॉल्व प्रेजेंट होता है वो विपरीत दिशा में रक्त को नहीं जाने देता है। तो जो दायां आलिंद और दायां निलय, मतलब इधर वाले जो आलिंद और निलय हैं उनको वो आपस में जुड़े होते हैं जिस वॉल्व के द्वारा। वो कौन सा वॉल्व होता है? त्रिवलनी वॉल्व होता है। नंबर 7 पॉइंट। बायां आलिंद व बायां निलय, बायां आलिंद बाएं निलय से द्विवलनी वाल्व के द्वारा जुड़ा होता है। ये आपके पॉइंट हो गए 7। अगला पॉइंट है, अब इनके बारे में हो गया। अब 4 चीज़ बच रही है। एक तो महाशिरा, महाधमनी, फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी। इन 4 के बारे में और लिखना है आपको। तो देखो नंबर 8 पॉइंट। महाशिरा का कार्य क्या है? महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त को
शरीर से हृदय तक पहुंचाया जाता है। महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त को शरीर से लेकर हृदय तक पहुंचाया जाता है। नंबर 9 पॉइंट है, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, फुफ्फुस धमनी भी बोला जाता है इसको, फुफ्फुस धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी दाईं साइड में ही उपस्थित होते हैं दोनों। अब 10 नंबर पे अपन देखेंगे बाईं तरफ वाला, बाईं तरफ में ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है क्या, फुफ्फुसीय शिरा। तो फुफ्फुस शिरा द्वारा, अब यहाँ पे रक्त कौन सा होगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फेफड़ों में जाने के बाद में उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाती है तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे शब्द यूज में लेना है आपको शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त को कहाँ से लेंगे, फेफड़ों से। फेफड़ों से हृदय तक पहुंचाया जाता है। एंड लास्ट वन, सबसे लास्ट में कौन सी बच गई, महाधमनी। सबसे नीचे नीचे होती है, बाईं तरफ नीचे की तरफ वेंट्रिकल जो आपकी निलय है, निलय के द्वारा जुड़ी होती है। तो महाधमनी द्वारा शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक पहुंचाया जाता है। ये हृदय की संरचना पूरी हो गई। 11 पॉइंट हैं, ये 11 पॉइंट आपको हृदय की संरचना में लिखने हैं। संरचना के बाद में आपको करनी है इसकी कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी जो मैंने आपको इसकी प्रक्रिया बताई थी हृदय की, कैसे रक्त आता है, कैसे ये रक्त से रक्त पंप किया जाता है, बस उसी को आपको भाषा में लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है। जैसे मैं बता देती हूँ। सर्वप्रथम शरीर के अंगों द्वारा अशुद्ध रक्त को महाशिरा के द्वारा शरीर से हृदय तक पहुँचाया जाता है। जब शरीर से हृदय तक दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। जैसे ही दायां आलिंद पूरा रक्त से भर जाएगा तो ये रक्त कहाँ चला जाएगा, दाएं नीले में चला जाएगा। जब दायां नीले पूरा भर जाएगा तो इसमें संकुचन होगा। संकुचन के कारण सारा रक्त फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। फेफड़ों में इस रक्त में ऑक्सीजन मिलाई जाती है जिससे ये रक्त शुद्ध हो जाता है। उस शुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। जब बायां आलिंद पूरा भर जाता है तो जो द्विवल्नी कपाट है, वॉल्व है, वो खुल जाएंगे और वो सारा रक्त कहाँ आ जाएगा, बाएं नीले में आ जाएगा। जब बायां नीले पूरा भर जाता है तो उसमें संकुचन होगा। संकुचन होने की वजह से वो सारा रक्त महाधमनी के द्वारा शरीर के अंगों तक पहुँचाया जाता है। ये प्रक्रिया है वो रेगुलर चलती रहती है, एक साइकिल के रूप में चलती रहती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसकी कार्यप्रणाली कहते हैं। ये कैसे फंक्शन करता है। आपका हृदय टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हृदय के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 छोटे छोटे पॉइंट हैं। एक तो होता है प्रकुंचन, इंग्लिश नाम भी याद रखना आपको, सिस्टोल बोला जाता है इसको। और दूसरा होता है अनुशीथिलन। डायस्टोल बोला जाता है। जब हृदय है उसमें रक्त को आगे पंप करने के लिए संकुचन होता है। हृदय में संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको बोला जाता है सिस्टोल या प्रकुंचन बोला जाता है। जब हृदय में संकुचन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं,
सिस्टोल या प्रकुंचन बोलते हैं। और दूसरा आता है जब हृदय में संकुचन हो गया, अब संकुचन होने के बाद में वापस से वो पहले वाली अवस्था में आएगा तो उसको बोलते हैं शिथिलन। तो जब हृदय में शिथिलन होता है, रिलैक्सेशन में आता है वो, तो उसको बोला जाता है डायस्टोल या अनुशिथिलन भी बोला जाता है। ये नाम भी इनके आते हैं, तो दोनों नाम याद रखने आपको, प्रकुंचन और सिस्टोल एंड अनुशिथिलन एंड डायस्टोल। हृदय में संकुचन होता है उसको सिस्टोल बोलते हैं, प्रकुंचन बोलते हैं, और हृदय में जब शिथिलन होता है उसको अनुशिथिलन कहा जाता है। आपका हृदय टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और हृदय टॉपिक कंप्लीट होने के साथ ही आपका ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा हो चुका है। हमने ये रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा हो चुका है। सबसे पहले हमने पढ़ा था पाचन तंत्र के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र के बाद में रक्त परिसंचरण तंत्र भी आपने पढ़ लिया। अब कल हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन एक्सीरेट किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, वो हमने पाचन तंत्र में देख लिया था। लेकिन हम पेय पदार्थ हैं उनको भी ग्रहण करते हैं और उसमें बहुत सारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट उपस्थित होते हैं, तो उनको उत्सर्जित करने के लिए एक तंत्र काम करता है जिसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनका डायग्राम, उनकी कार्य प्रणाली, उन सब के बारे में अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।